नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलेश फले आई संजीवनी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधे की जकड़न, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में अधेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंधे में बहुत दर्द होता है और कंधे में जकड़न ज्यादा होती है। इसमें अंततः ऊपरी बाह और कंधे को हिलाना मुश्किल होता है। फ्रोजन शोल्डर के लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं। शुरुआत में तो बालों की कंघी बनाना, सिंपल हाथ से वॉलेट निकालना, बटन ओपन करना, ये सिंपल चीजों में तकलीफ देता है। बाद में कंडीशन इतनी खराब होती है कि पेशेंट खुद के रूटीन काम भी नहीं कर सकता। आजकल महिलाओं में यह व्याधि कॉमन पाई जाती है। मेनोपॉजल स्टेज के बाद यानी कि पीरियड्स बंद होने के बाद यह समस्या महिलाओं में कॉमन पाई जाती है। लगभग 50% ऑफ डायबिटीज के पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स दिखते ही हैं। फ्रोजन शोल्डर के कारण क्या है? फ्रोजन शोल्डर के कारण जानने के पहले हमें शोल्डर जॉइंट की रचना के बारे में डिटेल जानकारी लेनी पड़ेगी। शोल्डर जॉइंट कैसे बनता है? शोल्डर जॉइंट कॉलर बोन, ऊपरी बाह की हड्डी और शोल्डर ब्लेड, इन तीनों हड्डियों से हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। यह तीनों हड्डियां कंधे में एक गेंद के आकार के सॉकेट के जैसी जुड़ी होती है। इस जोड़ में आसपास के हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक मौजूद होते हैं। ऊतक को हम लिगामेंट्स कहते हैं। इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड भी होता है उसमें। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है कि कंधे में मौजूद जो द्रव्य होता है, जो जोड़ों को बिना घर्षण के हिलाने में हेल्प करता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है। और ये सभी के ऊपर एक कैप्सूल होता है जो अंदर के सभी ऑर्गन्स को सेव करता है। यह सभी स्ट्रक्चर्स ये इस कैप्सूल में मौजूद होते हैं। जब कंधे के लिगामेंट में क्षति होती है, क्षति यानी कि इन्फ्लेमेशन होता है, तब कंधे की अकड़न शुरू हो जाती है। साथ ही साथ दर्द भी बढ़ता है। यह फ्रोजन शोल्डर का महत्वपूर्ण कारण है। शोल्डर जॉइंट की क्षति एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि शोल्डर जॉइंट की इंजुरी, अगर बाहर से कोई ट्रॉमा अगर हो गया हो शोल्डर जॉइंट में, तो उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर्स हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सर्जरी। कई बार बड़ी सर्जरी जो होती है, शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होती है, जिसकी वजह से हम शोल्डर जॉइंट ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर ज्यादा यूज नहीं कर सकते तो वह स्टिफ होने के वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। मोस्टली जॉइंट के ओवर यूज के बाद यानी कि ओवर एक्सर्शन हम करते हैं शोल्डर जॉइंट का, तो उसके बाद भी लिगामेंट में क्षति होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, पार्किंसंस और कार्डियक डिसऑर्डर्स जैसे क्रोनिक डिसऑर्डर्स में भी हमें फ्रोजन शोल्डर्स के होने के लक्षण दिखते ही है। फ्रोजन शोल्डर के लक्षण क्या है? फ्रोजन शोल्डर टिपिकली स्लोली डेवलप होता है। इसके लक्षण अचानक से नहीं होते। ऐसा नहीं पेशेंट में देखने को मिलता कि अचानक से फ्रोजन शोल्डर एक आध 2 दिन में डेवलप हो गए। नहीं, ये स्लोली प्रोग्रेसिव होता है और इसमें स्टेजेस होते हैं। इसमें स्पेसिफिकली 3 स्टेजेस होते हैं जो कि महीने या सालों तक भी रहते हैं। वो भी पेशेंट की सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पहला स्टेज जो होता है वो फ्रीजिंग स्टेज होता है। इसे हम पेनफुल स्टेज भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 2 महीने से 9 महीने तक होता है। इसमें किसी भी मूवमेंट में पेशेंट को पेन होता है और शोल्डर मूवमेंट भी लिमिटेड होता है। फ्रोजन शोल्डर में जो पेन होता है वो स्पेसिफिकली रात को ही होता है। दूसरा स्टेज जो होता है वो फ्रोजन स्टेज होता है, जो उसका ड्यूरेशन होता है ये 4 महीने से 12 महीने तक होता है। इसमें थोड़ा सा पेन कम होता है, लेकिन शोल्डर ज्वाइंट जो होता है वो ज्यादा स्टिफ होता है और मूवमेंट भी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होता है। तीसरा स्टेज जो होता है वो थॉइंग स्टेज होता है। ये थर्ड स्टेज होता है। इसका ड्यूरेशन लगभग 5 महीने से 26 महीने तक जाता है। इस स्टेज में स्पेसिफिकली दर्द कम होता है, स्टिफनेस भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रिकवरी के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थोड़े से होते हैं, यानी कि ज्वाइंट के मूवमेंट, शोल्डर ज्वाइंट के मूवमेंट जो होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं। यह स्टेज साधारणतः 15 महीने से 2 साल तक जाती है।
इस सभी स्टेजेस का अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेजेस अगर हम देखेंगे तो इसमें ड्यूरेशन ज्यादा जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है और पेन भी इतना सीवियर होता है कि पेशेंट बियर नहीं कर सकता। तो इन सभी चीजों के लिए हम अगर आयुर्वेद अपनाएंगे तो हमें ड्रास्टिकली पेन रिलीफ और स्टीफनेस में जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो क्या है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। आयुर्वेदा में फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी गई है। पहला, औषधि चिकित्सा। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार फ्रोजन शोल्डर वात की दुष्टि की वजह से होता है, तो हम पहले वात दुष्टि की चिकित्सा देते हैं। औषधि चिकित्सा में जिसमें वात कम करने वाली दवाई होती है, जैसे कि टैबलेट्स होते हैं, काढ़ा होता है, चूर्ण होता है, इत्यादि द्रव्यों का यूज किया जाता है। दूसरा, फ्रोजन शोल्डर की अगर हम स्टेजेस अगर देखेंगे तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। तो उसमें जो फ्रोजन स्टेज होती है यानी सेकंड स्टेज होती है, उसमें स्टीफनेस ज्यादा होता है। यह स्टीफनेस हमारे शरीर में बढ़े हुए आम की वजह से ही होती है। आम यानी जिसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और ये आम अगर बॉडी में ज्यादा हो गया तो हमारे बॉडी में कहाँ पे भी स्टीफनेस ज्यादा होता है। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आम कम करने वाली औषधि द्रव्यों का हम यूज करेंगे, यानी आम निवारण चिकित्सा करेंगे। इसमें औषधि चिकित्सा भी हम देते हैं और सेकंड थिंग पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी हम देते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट में भी 2 प्रकार होते हैं, इंटरनल ट्रीटमेंट भी देते हैं और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी देते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल पंचकर्मा ट्रीटमेंट से बहुत सारे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में जल्दी रिलीफ मिलता है। इंटरनल ट्रीटमेंट में औषधि चिकित्सा सहित हम फ्रोजन शोल्डर की केसेस में हम बस्ती चिकित्सा और नस्य चिकित्सा देते हैं। यह चिकित्सा भी स्टेजेस के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि अगर हम नस्य देते हैं तो नस्य फ्रीजिंग स्टेज में हम ब्रोहण नस्य देते हैं और फ्रोजन स्टेज में हम शोधन नस्य का यूज कर सकते हैं। बस्ती चिकित्सा अगर हमें देनी है तो शोधन बस्ती हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं, जो वात दोष का शमन करती है, आम का निरहरण करती है और हमारे शरीर में जो कहीं भी शूल हो या जॉइंट में भी शूल हो, वो शूल कम करने के लिए बस्ती हेल्पफुल होती है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट अगर हम देखेंगे तो पहला हम अभ्यंग के बारे में जानकारी लेंगे। मेडिकेटेड ऑयल से हम मेडिकेटेड मसाज करते हैं, वो भी हल्के हाथ से ही करते हैं, जो भी हम फ्रीजिंग स्टेज में हम यूज कर सकते हैं। ये मसाज जो होता है वो फ्रोजन स्टेज में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। फ्रोजन स्टेज में हम स्वेदन कर सकते हैं, लेकिन स्नेहन थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। दूसरा, पत्र पोटली स्वेदन। औषधि चूर्ण, औषधि पत्र, इनकी पोटली करके हम उससे स्टीम देते हैं, जिससे स्टीफनेस कम होने में मदद होती है। यह फ्रोजन स्टेज जो होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट क्या होता है, वो लीच थेरेपी होता है। आयु संजीवनी आयुर्वेदा क्लिनिक में फ्रोजन शोल्डर की क्रोनिक केसेस में हम लीच थेरेपी करते हैं। लीच थेरेपी करने के बाद पेन ड्रास्टिकली कम होता है और स्टीफनेस भी कम होता है। साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो लीच थेरेपी से हमारा बॉडी का माइक्रो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, जिससे इन्फ्लेमेशन है कम होता है। इन्फ्लेमेशन अगर कम हो जाएगा तो पेन कम हो जाएगा, और पेन कम हो जाएगा तो अलॉन्ग विथ स्टीफनेस भी कम हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स में हम फ्रोजन शोल्डर के लीच थेरेपी और अग्निकर्मा ट्रीटमेंट हम देते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को अच्छा फायदा मिला है। इन सभी ऊपर बताए गए ट्रीटमेंट के साथ हमें एक्सरसाइज डेली करना ही है, वह भी इस ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट ने क्या फॉलो करना चाहिए? पहला, आहार। आहार में फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में गरम गरम और हल्का खाना खाना चाहिए। खाने में स्पाइसेस का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो हल्दी, मिरी, दालचीनी, इनका यूज खाने में ज्यादा करना है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं, जिससे बॉडी में इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम होता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना ही है। हर रोज गर्म पानी से नहाना है। गर्म पानी से नहाने के पहले हम हल्के हाथ से मेडिकेटेड ऑयल से मसाज अगर हम करेंगे तो उससे हमें दुगना फायदा मिल सकता है। घर के घर में अगर हम देखेंगे तो
खाने में अदरक और शहद का यूज थोड़ा सा ज्यादा लेना है। जिनकी पित्त प्रकृति है उन्होंने ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर घर में स्टिफनेस ज्यादा हो, पेन ज्यादा हो जॉइंट में, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम घर में सिंपल मिलने वाला अदरक जो होता है उसका पाउडर यूज करना है, जिसे हम शुंठी का पाउडर बोलते हैं। उसका हमें लेप करना है और वो लेप रात भर अपने जॉइंट के ऊपर रख देना है, सुबह निकाल देना है। इससे पेन भी कम हो जाएगा और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन जो होता है वो जगह पे वो भी कम हो जाएगा। क्या फॉलो नहीं करना है, क्या नहीं करना है, उसमें पहला है आहार। आहार में हेवी डाइट, ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, दही, अचार, मैदे की चीजें, ये हेवी चीजें जो होती है वो हमें अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करनी है, तो इससे और शरीर में आम बनता है। तो आम अगर बनेगा तो तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी और स्टिफनेस ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर फ्रोजन शोल्डर आपको है तो इन चीजों के लिए आपको अवॉइड करना कभी भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद ही होगा। ज्यादा एसी में नहीं बैठना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है, हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, इम्प्रॉपर पोजीशन जो होते हैं यानी स्लीपिंग का पोजीशन है, लाइंग का पोजीशन है या सिटिंग का पोजीशन है, वो थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैजिक क्योर के पीछे नहीं भागना है। मैजिक क्योर यानी क्या है कि कोई भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक दिन में आपका फ्रोजन शोल्डर कम हो जाएगा। प्रैक्टिकली ये सभी चीजें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो होता है वो स्टेजेस में होता है और स्टेजेस में ही कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें 1-2 दिन में ये कवर होने वाला डिसऑर्डर नहीं है। इसके लिए हमें टाइम देना है, पेशेंस रखने हैं, आयुर्वेदा को फॉलो करना है। और आयुर्वेदा को अगर फॉलो करते हैं तो वो आप एलोपैथिक की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिकेशंस की वजह से, जिसमें पेन किलर्स ज़्यादा यूज करते हैं, तो उससे और एसिडिटी बढ़ती है और किडनी डिसऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम आयुर्वेदा सिंपली फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, जल्दी भी मिलेंगे और साइड इफेक्ट भी कम होंगे। दोस्तों, यदि आप कंधे की अकड़न या स्टिफनेस का सामना कर रहे हैं तो आप आपके लक्षणों को बिगड़ने ना दें, लंबे समय तक इंतजार ना करें। यह कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं है, लेकिन शोल्डर जॉइंट के स्टिफनेस की वजह से आपके डेली रूटीन के कामों में डिस्टरबेंस आता है, जो कि बहुत क्लेशदायक होता है। इसीलिए आयुर्वेदा अपनाएं और फ्रोजन शोल्डर भगाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।